तो भाई स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू मैथमेटिक्स की वीडियो में, जहां हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिक्स है जो कौन सा है, 9th क्लास का मैथमेटिक्स है, उसका पहला चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। तो सबसे पहले हम किस चीज़ की शुरुआत करेंगे, संख्या रेखा की है। जैसे पहले भी आप पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, संख्या रेखा को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहाँ लिखते थे, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 1, आपका 2, ऐसे, और इधर आपका -1 था और -2, इस प्रकार लिखते थे। ठीक है भाई, ओके, लिख दी है। तो इधर ये आपकी पॉजिटिव वाली धनात्मक हो गई थी और इधर ये आपकी ऋणात्मक हो गई थी, ये आपकी 0 हो गई थी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इसमें क्या क्या आपका दिया गया है और क्या क्या आपका हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट पेज पे तो आपका बस यही था। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपका क्या है। ओके, नेक्स्ट पेज पे इन्होंने परिभाषा दे रखी है एन की। एन क्या होता है आपका, जैसे आप जब भी शुरुआत में गिनती कहाँ से करते हैं, 1 से गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन, जहाँ तक भी आप गिन सकते हैं। ये आपका कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, असीमित जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम किससे डिनोट करते हैं, ये जो आपका है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जो आपकी कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और आगे तक चलती रहती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम एन से। ठीक है भाई, ओके। तो नेक्स्ट आपकी परिभाषा क्या है, नेक्स्ट आपकी पूर्ण संख्याओं की परिभाषा है। और जो प्राकृत संख्या आपकी, वो तो आपकी 1 से शुरू हो रही थी। ठीक है, और तो पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से शुरू होंगी, पूर्ण संख्याओं में जस्ट आप इसमें क्या एक और ऐड कर दीजिए, 0 ऐड कर दीजिए। 0 मिला के आप 1, 2, 3, 4, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इसको डब्लू से दिखाते हैं। ठीक है, डब्लू से निरूपित करते हैं। तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं होगी, ये आपकी प्राकृत संख्याएं होगी। तो जैसे मान लीजिए, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स में जो भी चीज़ आपकी शुरुआत है, जो भी मान लीजिए इसमें एन पड़ा है, एन है, एन की शुरुआत कहाँ से रही है, 1, 2, 3 से। ठीक है, और आपका एक इधर वाला बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो ये डिब्बा है, डिब्बा मान लिया। हिंदी में, अगर आप हिंदी में हैं तो डिब्बा बता देते हैं, वैसे बॉक्स से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मान लीजिए इधर से 0 से शुरू है, इधर 1 से, इधर से 3 से। अब क्या बता सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो इसके अंदर समा जाता है, समाएगा ना। क्यों, क्योंकि भाई 1 से शुरुआत हो रही है और यहाँ से तो एक्स्ट्रा ही पड़ा है भाई। अगर मान लीजिए जैसे आप बिल्कुल डेली वाले एग्जाम्पल से बात कर लीजिए, क्या टॉफ़ी वाले, चलो टॉफ़ी वाले से एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए इसमें ये आपका थैला, इसमें 2 टॉफ़ियाँ पड़ी है। ठीक है, ये पड़ी हैं 2 टॉफ़ियाँ और एक में पड़ी हैं, इन्हीं के साथ ये 2 टॉफ़ियाँ तो पड़ी ही हैं और तीसरी भी टॉफ़ी पड़ी है सेम प्रकार की। जैसे मान लीजिए एलपल्ली है, तो 2 तो एलपल्ली में पड़ी हुई, तीसरी भी है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिब्बा इसमें कंटेन है। ठीक है, तो यानी इसमें पूरा का पूरा आ सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा एन है वो इसमें आ सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हर एक प्राकृत संख्या है ना, हर एक प्राकृत संख्या वो क्या आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, और क्या पूछेगा वो, और दोबारा ये पूछेगा कि क्या हर एक पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा भाई, इसका उत्तर नहीं में आएगा। क्यों, क्योंकि 0 अपने पास एक ऐसी संख्या है जो इस बॉक्स में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सभी की सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो आपकी क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। उनमें से 0 है वो एक सिर्फ ऐसी संख्या है जो आपकी क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या है इनमें। एक आपका क्या दे रखा है, जैसे हमने पढ़ लिया। अब ये हमने वो सीखी थी ना, यहाँ से 0 था, इधर 1 था, इधर 2 था, इधर 3, 1, 2, 3। तो यहाँ से इधर वाली ये तो होगी थी आपकी एन। ठीक है, और इधर से इधर वाली होगी थी आपकी डब्लू, यानी पूर्ण संख्याएं। तो
अब रहेगी ये वाली, ठीक है भाई, -1 -2 -3 ये रहेगी। अब क्या है, अब इसमें देखिए, अब इनको सबको इकट्ठा करके इधर वाली को भी, इधर वाली को भी और जीरो वाली को भी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जेड सी डिनोट करते हैं और उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या, पूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बोला जाता है। जेड से आपने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जेड कहाँ से लिया गया है, जेड लिया गया आपका जहलीन से, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ गणना करना होता है या गिनना होता है, ठीक है भाई, ओके। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। पहली चीज़ क्या पढ़ ली हमने, पहली चीज़ हमने पढ़ी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, दूसरा हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, होल नंबर, होल, WHO। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूँ होल। हुल, हुल का मतलब होता है सारा, अगर इसका शाब्दिक अर्थ में जाए ना, हुल का मतलब होता है सारा, ठीक है। हुल नंबर, नंबर को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, हुल नंबर आ गया, ठीक है भाई। 3 संख्या हमने पढ़ ली। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या नहीं होती। देखिए जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि क्या हर एक प्राकृत संख्या हमारी पूर्ण संख्या है, उसका उत्तर क्या था हमारा, हाँ, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए, मान लीजिए ये आपका n है, ठीक है, और ये आपका W था, इसमें ऐसे W है भाई, n है जो W में है, और W किस में बैठा है, W बैठा है Z में। मान लीजिए ये बॉक्स आपका Z का है, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हर एक जो पूर्ण संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगा। हर एक पूर्ण संख्या आपकी पूर्णांक है। क्या हर एक पूर्णांक आपका क्या है, पूर्ण संख्या है? उसके लिए आप क्या करेंगे, चेक कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने उठाया -3, क्या -3 एक पूर्णांक संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से, 1 2 3। आप यहाँ से आप याद कर सकते हैं, इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी संख्या क्या नहीं होती और क्या होती है। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, या यहीं देख लेते हैं, कुछ और बाकी रह गया। हाँ, प्रेम्य संख्या। अब एक बात और हमने पढ़नी है, प्रेम्य संख्या की बारी आ गई। यहाँ से प्रेम्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं हम। प्रेम्य संख्या क्या होती हैं? आपने पिछली कक्षा में प्रेम्य संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। तो वो संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? प्रेम्य संख्या होती हैं। P/Q के रूप में, P/Q, और ये आपका Q है जो वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि P और Q है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए, तब आपका क्या बन जाएगा, वो एक प्रेम्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसका भी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, इसको बदल लेते हैं भाई, ये ज़्यादा मोटा है, 1/2। ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने 2/4। ठीक है भाई, ओके। तो अब मान लीजिए अगर मैं इसको काटूं, यहाँ से 2 और 1, ये वही दोबारा यही आ गई ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने 2/4 ले ली और 1/2 है, तो मैं सहूलियत के लिए क्या करूँगा, अगर मैं, ये तो आपकी छोटी वाली संख्या होगी। जैसे मान लीजिए और भी अगर मैं बड़ी लूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 128 और 256 है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते वक्त, इसकी गणना करते वक्त मेरे को क्या आएगी, दिक्कत आएगी। लेकिन मान इसका क्या है, सिंपल, इसका इन दोनों का मान, इसका मान और इसका मान 1 है, बराबर है। तो क्या करेंगे हम, इन प्रेम्य संख्याओं में से जब भी हम प्रेम्य संख्या की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली संख्या है और ये वाली संख्या है, उनका जो GCD है, उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उनका जो सेम गुणनखंड है, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका तो गुणनखंड क्या है, 128, 256 है। तो इनका दोनों का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 128 का आप चेक कर सकते हैं, और 256 का क्या हो जाएगा, जो HCF है, जो हाईएस्ट गुणनखंड है, वो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, 128 है। तो आपकी कट के ये दोबारा क्या आ जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम P/Q के रूप में या प्रेम्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो उसका हमेशा मतलब क्या होगा कि P और Q है जो, वो क्या है आपके, उनका जो हाईएस्ट गुणनखंड है वो आपका क्या है, सिर्फ 1 है। ये बात आप समझ गए। हम इससे
इसके बारे में बात करेंगे ना इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये दोनों आपकी क्या है, ऐसी भिन्न को या ऐसी प्रेमय संख्या को क्या बोलते हैं, इसका भी हम बता देते हैं। ऐसी भिन्न को या ऐसी प्रेमय संख्याओं को आप तुल्य भिन्न या तुल्य प्रेमय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो सबसे छोटी तुल्य भिन्न होगी ना वही उठाएंगे जब भी हम प्रेमय संख्या की बात करेंगे। ये आपको बात समझ में आएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका यहाँ तक बस इतना ही था। तो प्रेमय संख्या को किससे डिनोट करते हैं? प्रेमय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वोशेंट। यहाँ दिया गया है क्यू का मतलब क्या होता है? क्वोशेंट। ये आप याद भी रख सकते हैं, ना भी रख सकते हैं, ये आपका एग्जाम में आने वाला है नहीं। ठीक है, ओके, तो आगे पढ़ते हैं भाई हम। आगे आपका क्या दे रखा है? संख्या आर को प्रेमय संख्या कहा जाता है यदि इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू बराबर 0 के नहीं है। ये हमने सीख लिया है। तो एक बात और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आप पूर्णांक उठाइए कोई भी। जैसे मान लीजिए हमने उठाया पूर्णांक आपका कोई भी 20 उठा लिया, मान लीजिए 20। ठीक है, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बात और ये दोनों का मान क्या है? सेम है। तो इसका अंतर क्या हो गया? ये पी है और ये क्यू है, जहाँ क्या है? पी और क्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जीसीडी है वो क्या है? 1 है। तो इसका अंतर क्या हो गया? ये एक प्रेमय संख्या होगी। तो अब इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? इससे हम साबित करना चाहते हैं कि जो हर एक पूर्णांक है वो आपका क्या है? एक प्रेमय संख्या है। आपका पॉजिटिव में तो हो गया, धनात्मक में तो हो गया, नेगेटिव वाले में भी देख लेते हैं, ऋणात्मक में। जैसे मान लीजिए आपने -24 उठा लिया, -24 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ये भी आपका क्या हो जाएगा? प्रेमय संख्या हो जाएगा। अब इस तरीके से आप कोई भी पूर्णांक उठाइए वो क्या हो जाएगा? आपका एक प्रेमय संख्या बन जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या 0 भी बनेगा? क्या 0 भी बनेगा? 0 ये आपको चेक करने के लिए दिया गया है भाई, और हालांकि ये आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया है। आप बता सकते हैं किस प्रकार ये बनेगा। आपका सेम प्रोसीजर ये फॉलो करेगा। आपको ज्ञात करना है कि 0 आपका एक प्रेमय संख्या है या नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका देखिए तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न दे रखी है इन्होंने। तुल्य भिन्न ये इधर तुल्य भिन्न हमने पहले उधर पढ़ ली है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपके में उदाहरण को करते हैं। ये उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये हम कर चुके हैं भाई। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं होती है, आपको बताना है कि ये कथन असत्य हैं या सत्य हैं, और उनकी आपने क्या देनी है? व्याख्या भी देनी है। हालांकि इसका हल किया गया है, लेकिन हम पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये आपको ज्ञात कर लेना है, आपको कर लेना है। हम उदाहरण 2 पे आते हैं। उदाहरण 2 पे आपका क्या है? 1 और 2 के बीच की 5 प्रेमय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच हमें क्या करनी है? प्रेमय संख्या कितनी ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। ओके, तो आपको क्या करना है? इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए, आपका ये आगे वाले भी आएगा। और इस एक्सरसाइज में से अगर कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपका ये है। अगर एग्ज़ाम में आने वाला कोई क्वेश्चन है तो आपका यही है। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। 1 और 2 के बीच हमें कितनी करनी है? 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको जितनी संख्या ज्ञात करनी है ना, उसे +1 करके 6 हो गया। ठीक है, तो उसको ऊपर नीचे गुणा कर दो। 1 है, इसको 6 से गुणा करो, 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, कोमा 2 है, 2 को 6 से भाग दीजिए, 6 से गुणा कीजिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपको? इसको लिखो 6/6, ये आ जाएगा 12/6। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप गिनती एक एक बढ़ा के लिख दीजिए। 6/6 था ना, तो 6/6 के बाद 7/6, उसके बाद 8/6, उसके बाद 9/6, उसके बाद 10/6, उसके बाद 11/6। यह आपकी 5 संख्याएँ जाएंगी। गिनिए, 5 आ गई ना, 1 2 3 4 5। ओके, ये आपकी 5 संख्याएँ, ये संख्याएँ आ गई जो आपकी रिक्वायर थी, जो आपको ज़रूरत थी, जो आपकी सवाल में पूछी गई थी। ठीक है भाई, ओके।
तो नेक्स्ट चलते हैं। क्या पूछा गया है, पेज खत्म हो गया वो। ये हमने कर लिया, यहाँ तक कर लिया भाई। हाँ, तो हमें एक लाइन ये अपनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मान लीजिए आपकी दो कोई परिमेय संख्याएं हैं, P1/Q1 और P2/Q2, ये दो आपकी परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच आपकी क्या है, अपरिमित रूप से अनेक क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये बात आपकी बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी आता है, जैसे मान लीजिए इनके बीच आपको जितनी भी संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाता है, तो आपको क्या करना है, उससे एक ज़्यादा करके इसके साथ गुणा कर देनी है और उसके साथ भाग कर देना। जैसे P1 और Q1 के बीच में पूछ रखी है और इसके बीच में पूछ रखी है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, P1 जैसे मान लीजिए 10 पूछ रखी है, तो 10 से 1 बढ़ के 11, 11 से आपको गुणा कर देनी है, 11 से आपको भाग कर देना है, ये आ जाएगा। और उधर भी आपको ऐसे करना है, P2 और Q2, इसकी भी 11 से गुणा करनी है और 11 से आपको भाग कर देना है, और फिर वही प्रोसीजर अपनाना है आपने जो हमने ऊपर अपनाया था। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन है वो आपका निकल जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं हम। आगे आपकी प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? हम पहले ही बता चुके हैं कि हर एक जो पूर्णांक है वो आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो 0 हमने अभी अभी पूछा था, तो आप क्या कीजिए, उसको पहले सोचिए थोड़ा दिमाग में, अगर नहीं आता है ना तब आप क्या है, सोल्यूशन पे जाइए। तो सोल्यूशन हम करते हैं, यहाँ आते हैं, क्या आ जाएगा, 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। P आपका क्या है, 0 है, Q आपका क्या है, Q आपका क्या है, 1 है, और Q आपका यहाँ देख लीजिए 0 नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आपकी शून्य एक परिमेय संख्या हो जाएगी। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें क्या करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने 1 और 2 के बीच में की थी, आप आसानी से दोबारा प्रोसीजर करके, वही प्रोसीजर फॉलो करके आप सेम इन ऐसा करके निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 + 1 करके फिर यहाँ से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ, इससे ठीक है, और 4 × 7/7 करके आपको ऐसा कर सकते हैं आप। ये क्या आ जाएगा, 21, और ये आपका क्या आ जाएगा, 28, ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए, अगर आपको इसका मेथड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक मेथड मैं आपको वो और बता देता हूँ। चलिए इसको एक मिनट रेफर कर देता हूँ मैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए 3 और 4 के बीच में पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, जिसको अगर बेसिक अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो 3 मान लीजिए इधर है संख्या रेखा पर, 4 इधर है, तो आप क्या कीजिए, 3 और 4 का आधा कीजिए। 3 और 4 का आधा करके इधर आ जाएगी ये संख्या, एक तो वो परिमेय संख्या आ गई आपकी 3 और 4 के बीच में, ठीक है भाई। अब क्या कीजिए, एक तो इधर वाली संख्या का, ये तो सभी को पता है 3.5 आ जाएगा, ठीक है, और फिर इसका और इसका आधा कर दीजिए, इधर आ जाएगा, इसका भी आधा कर दीजिए, एक इधर आ जाएगी, 3 आ गई ना, ठीक है। अब इधर जो संख्या आएगी ना, उसका भी आधा कर दीजिए, आप इधर पहुंच जाओगे, ठीक है। अब इन दोनों का भी आधा कर दीजिए, आप इधर पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाएंगे आप, इधर पहुंच जाएंगे। फिर इसका आधा कर दीजिए और इसका भी आधा कर दीजिए, आप क्या पहुंच जाओगे, आप रिक्वायर्ड उस पर पहुंच जाओगे, जो जितने भी उन्होंने पूछ रखी है उस पर, या उससे ज़्यादा ही पहुंचोगे आप। आपने कितनी कर ली, जैसे एक आ गई है, अब फिर उसके बाद ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, ये 3 आ गई, उसके बाद ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं आ जाएगी। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाले में क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने बताया था 3/5 है, तीन बटा पाँच और 4/5 के बीच 5 संख्या ज्ञात करनी है ना हमें, तो आपको क्या करना है, 6 से गुणा करनी है और 6 से भाग करना है,
ठीक है, 4/5 और 6 से गुणा करनी है, 6 से भाग करना है, ये आ जाएगा आपका। ये मेथड है ना आपका, ये जो मेथड है वो आपका वो क्या होगा, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी संख्याओं के बीच में काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में वहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये मेथड आपका बहुत आसान रहेगा, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये भी अच्छा लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, फोर्थ पे। प्रत्येक प्राकृत, फोर्थ में क्या है, नीचे दिए कथन सत्य है या सत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हम कर चुके हैं भाई शुरुआत में। सबसे पहले हमने जब एन के बारे में पढ़ा था, यानी नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था, तो हम इसका जवाब दे चुके हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसका भी हम पहले क्या है जवाब दे चुके हैं। प्रत्येक प्रेम संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्रेम संख्या, इसका हमने जवाब नहीं दिया था, ना ही हमने इसका डिस्कस किया था। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 6/7 है, ठीक है, क्या 6/7 एक पूर्णांक है? 6/7 एक पूर्णांक नहीं है, तो इसका अंदर क्या हो गया, जो हर एक प्रेम संख्या हो एक पूर्णांक, सॉरी एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे कल करते हैं। थैंक यू।